क्यों? मैंने सवाल किया। तुमसे जुदा होने के बाद हम लोगों पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े थे। तुम यकीन करो, जितने भी लोग फरार हुए थे उनमें से शायद चंद ही होंगे जो अपनी जानें बचाने में कामयाब हुए, और शायद मैं भी उन्हीं में से एक हूं। इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया या फिर इन्हें तलाश कर लिया गया। हाँ, वो लोग जो तुम्हारे साथ थे वो बच गए हैं। वो आज तक शाही दस्तों के हाथ नहीं लग सके, और कैद खाने के मुहाफिज और एबनूस के आदमी आज तक इन मफरूर कैदियों को तलाश कर रहे हैं। शोगा ने जवाब दिया और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। मैंने शोगा की गुफ्तगू दिलचस्पी से सुनी। बिलाशुबा उसकी कहानी मेरे लिए काफी दिलचस्प थी और अब मैं उससे दूसरी बातें मालूम करना चाहता था। तुम इस काफिले में किस तरह शामिल हुए शोगा? मैंने पूछा। मेरी कहानी ज्यादा तवील नहीं है, अगर तुम कहो तो सुनाऊं? हाँ, मैं तुमसे बहुत कुछ मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। मैं तैयार हूँ। पहले यह बताओ, तुम्हारे अहले खानदान तुमसे मिले? मेरा कोई नहीं है, पहले भी नहीं था। फिर तुम वहां से कहाँ गए? मैं आवारा फिरता रहा। हमारे फरार के बाद एबनूस ने अपने इल्म से मालूम कर लिया कि कैद खाने से कैदी फरार हो चुके हैं। चुनाचे उसके आदमी चारों तरफ फैल गए और हम में से बेशुमार आदमी पकड़े गए। जो हाथ नहीं आए उनके इवज उनके अहले खानदान को हलाक कर दिया गया। मैं जिस जगह पोशीदा था वहां के भी कई आदमी पकड़े गए थे। मैं इत्तेफाक ही से बच गया था क्योंकि किसी को नहीं मालूम था कि मैं भी वहां मौजूद हूं। फिर मैंने सवाल किया। मैं वहां से भी भाग गया। इसके बाद 4 बार एबनूस के सिपाही मेरी तलाश में छापे मार चुके हैं, लेकिन मैं चालाकी से निकल गया और अब भी छुपा छुपा फिर रहा हूं। इस काफिले के साथ चल पड़ा। मकसद कुछ नहीं था, बस सारे काफिले का एतमाद हासिल कर लिया था। गोया तुम्हें सुकून नहीं है। तुम्हारे अलावा यही कह सकता हूं, तुम तो पुरस्कून नजर आ रहे हो। न सिर्फ पुरस्कून बल्कि मुकम्मल तौर पर मुतमईन भी। और वो सब भी जो मेरे साथ आए थे, वो सब भी? वो हैरत से बोला। हाँ, तुम उनसे मिल चुके हो, यानी वो जिन्होंने इस काफिले को लूटा था? हाँ, हम एबनूस के खिलाफ महाज बना चुके हैं। ओह, तो तुम क्या तुम लोग वही तो नहीं हो जिन्होंने एक पूरे काफिले को हलाक कर दिया था, फिर लोया बस्ती को लूटा और फिर शाही ahकाम का गलत इस्तेमाल करके बहुत सी चीजें लूट ली? वो ताज्जुब से बोला। हाँ, तुम्हारे ख्याल दुरुस्त है। हाँ, तब तो मुझसे बड़ी गलती हो गई। काश मैं उस वक्त तुम्हारे साथ ही शामिल हो जाता, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि अरमनाज का बरबत नवाज एक नाकाबिले तस्खीर कुव्वत बनकर उभरेगा। तुम अब भी हम में शामिल हो सकते हो। क्या वाकई अब तुम्हें इस पर एतराज नहीं होगा? हरगिज नहीं। तब मैं खुलूस दिल से तुम्हारी पनाह में आने का ख्वाहिशमंद हूं और वादा करता हूं जो अहकामात तुम दोगे उनकी तामील करूंगा। बाहर की दुनिया में हमारे लिए क्या तासरात हैं? तुमने जो कुछ किया है वो अभी तक उमरा और सरकर्दा लोगों तक महदूद है। एबनूस तक ये खबरें जरूर पहुंची होंगी, लेकिन उसने अभी खुद इस मामले में दिलचस्पी नहीं ली है। खूब। एबनूस के बारे में तुम्हारी क्या मालूमात हैं? मैं टरगश हो आया हूं। वहां मैंने दरबार में एबनूस को भी देखा था। टरगश? मैंने आहिस्ता से दोहराया और यह बात मेरे जहन में आई कि एबनूस टरगश में ही रहता है। एबनूस के बारे में तुम्हारी क्या मालूमात है? नहीं, वो पहले से ज्यादा कदावर है, पहले से ज्यादा मजबूत है और खूनखार भी। भरे दरबार में उसने 2 आदमियों से नाराज होकर इनकी टांगें चीर दी थी। अलबत्ता औरतों में वो बेहद खुश रहता है। एबनूस? मैंने ताज्जुब से पूछा। हाँ, क्यों? क्या औरतें उसे पसंद करती हैं? जिसके करीब हैं वो इस पर जान देती हैं। शोगा ने जवाब दिया और मैं मुतहय्यराना अंदाज में उसकी शक्ल देखने लगा। बहरहाल मेरे लिए ये काफी दिलचस्प बात थी और प्रोफेसर, काफी अरसे के बाद मेरे जहन में औरत का ख्याल आया था। मैं सोचने लगा कि तवील अरसे से मैंने औरत के बारे में सोचा भी नहीं है और वो बदमान सैश कर रहा है। बहरहाल वक्ती तौर पर मैंने इस ख्याल को जहन से झटक दिया और फिर मुझे कुछ और याद आ गया। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या तुम एबनूस के दरबार में मौजूद थे? हाँ। तुमने उसकी हिम्मत किस तरह की? बस जिंदगी के खौफ से भागा भागा फिर रहा था। अजीब अजीब हरकतें की हैं इस दौरान, यानी मैं खास तौर से ऐसे लोगों के घरों में जाकर रहा हूं जो मेरी तलाश पर मामूर थे और इसी चालाकी से जान बच भी सकी, वरना अब तक बचना मुश्किल था। क्या हेपेटस जिंदा है? मैंने सवाल किया। पुराना हुक्मरान? हाँ, न सिर्फ जिंदा है बल्कि सेहतमंद है। उसकी मौत की कोई गुंजाइश नहीं है। दरबार में वो एबनूस का मशीर खास है। खूब। मैंने गर्दन हिलाई, गोया मेरे दोनों हरीफ जिंदा थे और दरहकीकत उनकी मौत का तसव्वुर मेरी हमाकत थी। ये बात तो मेरे इल्म में थी कि वहां की जिंदगियां बेहद तवील होती हैं और मौत यहाँ एक भूला भटका लफ्ज था। शोगा से मुलाकात के बाद मेरे जहन में बहुत सी बातें और आरजुएं जागी थी, मसलन औरत और अपने दोनों हरीफों से मुलाकात। लेकिन प्रोफेसर, बहरहाल मैं इनमें से था जो किसी भी आरजू से मुतासिर नहीं होते। मुझे वक्त का इंतजार था। शोगा से बहुत सी कीमती मालूमात हासिल हुई थी, मैंने उन्हें जहन में महफूज कर लिया और प्रोफेसर इसके बाद खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन मेरे जहन में बेशुमार ख्यालात मचल रहे थे और मैं बहुत से फैसले करना चाहता था।
मेरे साथी दिन रात लंबी लंबी सुरंगें खोदने में मसरूफ थे और अक्सर सुरंगें इतनी लंबी हो गई थीं कि अगर हम उनसे दूसरे सिरे तक जाना चाहते तो हमें तवील वक्त दरकार होता। इस काम से मैं मुतमईन था और अब यह काम आखिरी मंजिल तक पहुंचने वाला था। तब मैंने यहां से बाहर निकलने का फैसला कर लिया। बाहर के कई काम थे। मैंने अपने बशीर अपने दोस्त नमाज को तलब कर लिया। नमाज खासे तवील वक्त में मेरे पास पहुंचा था। कौन से इलाके में थे नमाज? मैंने सवाल किया। करीबन इस इलाके में जहां हमारा कैद खाना था। ओह, क्या इस तरफ की सुरंग मुकम्मल होगी? हाँ, इससे थोड़े पहले 3 दरवाजे बनाए गए हैं। एक दरवाजा दरियाए एली के किनारे पर है और ये वो किनारा है जो इंसानी पहुंच से दूर है। खूब, तब फिर वहां सब्जियों की काश्त शुरू करवा दो। मैं खुद भी तुमसे यही मशवरा लेने के लिए आना चाहता था। हमारी ये शाख बेहद कारआमद है। ठीक है, अब हमें बहुत जल्द ये काम बंद करके नया काम शुरू करना है। इस सिलसिले में कोई तफसील मालूम हो सकेगी? हाँ, हमें अब अपने आदमियों को काश्त पर लगाना है। दूसरा काम हथियारों की तैयारी का है, लेकिन इसके लिए लोहा जमा करना होगा। यकीनन इन लोगों के कुछ और मसाइल तो नहीं है? नहीं, हालांकि जब इंसान का पेट भर जाता है तो उस पर जिन्स की भूख सवार होती है। इनमें से चंद सर उभारा था, लेकिन इनके सरबराहों ने इनके दिमाग दुरुस्त कर दिए। उन्होंने इन्हें वो कैद खाने याद दिलाए जहां वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में गिरफ्तार थे। इन्होंने इनसे यह भी कहा है कि वो इंतजार करें और इस वक्त के लिए खुद को तैयार करें जब वो आजादाना औरतों में जा सकेंगे। मैंने गर्दन हिलाई। बात ठीक है। बहरहाल नमाज, अब मैं बाहर जा रहा हूं। बाहर कहां? मेरी मुराद है उन इलाकों से बाहर। मुझे दूसरे मसाइल की तरफ भी निगाह उड़ानी है। कौन से मसाइल? लोहे की तलाश। इसके अलावा यह भी जानना चाहता हूं कि अबनूस मेरे खिलाफ क्या कर रहा है। चुनाचे मेरे दोस्त गारों के मामलात में आज से तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूं। मैं खुशी से यह जिम्मेदारी संभालने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हारे बगैर बहुत सी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। मसलन, मैंने सवाल किया। बस मैं उलझा रहूंगा। नहीं नमाज, तुम्हें पूरी जिम्मेदारी से सारे काम करना होंगे, और अगर तुम किसी उलझन में फंस गए, मेरे मामले में तुम बेफिक्र हो। मैं आसानी से इन लोगों के नरगे में नहीं आऊंगा। मैंने जवाब दिया। जैसी तुम्हारी मर्जी, नुमास ने कहा, और फिर मैं उससे बहुत सी हदायत देता रहा जिन्हें नुमास ने जहन नशीन कर लिया था। फिर मैंने मशीरों को बुलाकर नुमास की नामजदगी के बारे में इतला दी और उसके बाद गारों से निकल आया। बड़ा ही कामयाब था प्रोफेसर मैं अपने मामलात में। यानी मैं ऐसा कर रहा था जो मेरी सरिश्ते कह रही थी। मैं नहीं जानता था कि अरमनाज की वादी कहाँ है और बरबत नवाज कौन था। हालांकि अगर मेरे हाथ में बरबत आ जाता तो मेरी उंगलियां उससे नाआशना होती, लेकिन मैं किसी तौर से उस किरदार की गिरफ्त में नहीं था। यूं बड़ी आसानी मिल गई थी मुझे और मैं मनमानी कर सकता था। तवील फासला मैंने घोड़े की पुश्त पर तय किया और फिर एक दर्रे से गुजर रहा था कि मुझे खाली घोड़ा नजर आया जिसकी पुश्त पर जीन कसी हुई थी और वो एक इंसानी बदन के पास खड़ा हुआ था। मैंने अपने घोड़े का रुख उसकी तरफ कर दिया। तब मैंने एक खूबसूरत जवान को देखा जिसके दोनों बाजू शदीद जख्मी थे और वो शायद मौत की तरफ गामजन था। वो कौन है और क्या है यह देखना तो बात की बात थी। इस वक्त उसे किसी इमदाद की जरूरत थी। चुनाचे मैंने उसके हल्क में पानी टपकाया। उसका बदन बुखार से तप रहा था। मैंने उसके बाजुओं के जख्म देखे। यूं लगता था जैसे इन्हें किसी ने चबाया हो, और तो कोई चीज मेरे पास नहीं थी। अलबत्ता मैंने सब्ज घास तोड़कर उसके बाजुओं पर रखी और फिर बाजू मजबूती से कपड़े तक कस दिए। उसके बाद मैंने उसे उठाकर अपने घोड़े पर लादा और उसके घोड़े की लगामें अपने घोड़े से बांध ली और फिर मैं उसे लेकर बस्ती की तलाश में चल पड़ा। रास्ते में उसे 2-3 बार होश आया और उसने पानी मांगा, लेकिन पानी पीकर वो फिर बेहोश हो जाता था। फिर मुझे एक बस्ती नजर आई और बस्ती में दाखिल होकर मैंने कोशिश की कि इसके लिए किसी दवा का इंतजाम करूं, और मुझे एक ऐसा मुदब्बिर मिल गया जो उसके जख्मों का इलाज कर सकता था। चुनाचे मैं लोगों से पता पूछकर उस मुदब्बिर के घर पहुंच गया। बूढ़े हकीम ने फौरी तौर पर नौजवान के जख्मों का इलाज शुरू कर दिया और यह इलाज भी अजीब था। एक लम्हे के लिए तो मैं बूढ़े पर बिगड़ गया। बूढ़े ने नौजवान के जख्मों पर शराब डालकर उनमें आग लगा दी थी और नौजवान इस कदर जख्मी होने के बावजूद जिस तरह जमीन पर लौटने लगा उस पर मुझे बेहद तरस आया। और पागल बूढ़े, ये तूने क्या किया? इलाज है, बूढ़ा सुकून से बोला। तुझे इससे क्या दुश्मनी थी? इससे नहीं, लेकिन इसके जख्मों से जरूर थी। मैं देखता हूं इसके बाजुओं पर ये जख्म किस तरह रहते हैं, और अगर ये मर गया तो? मैंने कहा। बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना पेश कब्ज निकाल कर मुझे दिया और बोला, तो तुम इससे मेरी गर्दन काट देना। मैं अपने अहले खानदान को बुलवा लेता हूं और इनसे कह देता हूं कि मैंने शर्त लगा ली है, और फिर मेरी मना करने के बावजूद उसने ऐसा ही किया। उसके अहले खानदान मुस्कुराने लगे थे, लेकिन बूढ़े का कहना दुरुस्त निकला। उसने बाद में नौजवान के जख्मों पर मरहम लगाया था और नौजवान हैरत अंगेज तौर पर पुरसुकून हो गया था। फिर बहुत मुख्तसर वक्त में
नौजवान की हालत संभलने लगी। मैं अक्सर उसके पास रहता था, उसकी आंखों में ममनूनियत के आसार नजर आते थे। और फिर वो बोलने लगा। पहली बार उसने मेरे लिए शुक्रिया के इल्फाज अदा किए थे। तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है मैं इसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैंने क्या किया है? गो मैं शदीद जख्मी था, लेकिन लोगों का ख्याल था कि मेरी ज़हनी कुव्वत आम लोगों से बहुत ज्यादा है और मैं सख्त तरीन हालात में भी अपनी ज़हनी कुव्वत नहीं खोता। इसका क्या मतलब है? मुझे जख्मी होने के वक्त से बाद के हालात भी मालूम है और मैं जानता हूं कि तुमने किस हमदर्दी से मुझे यहां तक पहुंचाया है। अगर तुम्हारी जगह मैं जख्मी होता तो क्या तुम यही सलूक मेरे साथ न करते? यकीनन करता। चुनाचे यहां शुक्रगुजार होने का सवाल खत्म। हाँ, ये दूसरी बात है कि हम इस राब्ते से अच्छे दोस्त बन जाएं। ये तो मेरी खुशनसीबी होगी। मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं, उसने कहा, लेकिन मैं इस तरह तुमसे हाथ नहीं मिला सकता। क्यों? वो ताज्जुब से बोला। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मुमकिन है हम किसी तरह एक दूसरे के दुश्मन निकल आए। इसके बाद हमारी दोस्ती का क्या होगा? ओह भला, हमारी क्या दुश्मनी हो सकती है? वो मुस्कुरा कर बोला। लेकिन मेरी बात भी गैर हकीकी नहीं है। चलो ठीक है, फिर बताओ हमें क्या करना चाहिए? उसने बदस्तूर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दो में से एक बात, या तो ये कि हम दोस्ती का तस्वुर जहन से निकाल दें, या फिर यह बात तय कर लें कि ख्वाह बाद में कुछ भी हो लेकिन एक दूसरे की दोस्ती और मफाद को नहीं छोड़ेंगे। मैं एक तीसरी तरकीब भी बता सकता हूं, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो क्या? मैंने पूछा। क्यों ना पहले हम एक दूसरे से मुतारुफ हो जाएं, इसके बाद हम दोस्ती का आगाज करें। इसमें एक कुबाहत है मेरी निगाह में, मैंने जवाब दिया। वो क्या? वो ये कि इस तरह हम एक मशरूत दोस्ती करेंगे और इस दोस्ती में कोई बेलोस जज्बा ना होगा। हाँ, ये तो दुरुस्त है, उसने जवाब दिया। बस तो बेहतर यही है कि मैंने तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर दी, तुमने इसका शुक्रिया अदा कर दिया, बात खत्म होगी। हम क्यों दोस्ती के झगड़े में पड़े? मेरा ख्याल है इस अंदाज से तुम मुझे नजरअंदाज करना चाहते हो। बहर सूरत मेरे मोहसिन, मैं इस बात को जहन में रखूंगा कि तुमने मुझ पर एहसान किया और कोशिश करूंगा कि कभी यह एहसान सर से उतार दूं। बाकी रही दूसरी बात, तो मैं हर शर्त से आजाद होकर तुमसे दोस्ती करना चाहता था, यानी इस शर्त पर भी कि हम दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताए बगैर एक दूसरे की दोस्ती कबूल कर लें। हाँ, मेरे नजदीक इसमें कोई हर्ज नहीं है। तब ठीक है, हाथ मिलाओ। हम कुछ भी हों लेकिन एक दूसरे के दोस्त रहेंगे। इसने हाथ आगे बढ़ा दिया और फिर मैंने भी उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया। मेरा नाम राइनो है, मैंने उसे अपने नाम में थोड़ी सी तब्दीली करके बताया, और मेरा नाम अरगमाज है। मैं अबनूस के खुफिया महकमे से ताल्लुक रखता हूँ, उसने कहा, और मेरे बदन में एक लम्हे के लिए गर्म गर्म लहरें उठने लगी। पुरलुत्फ बात थी कि चंद लम्हात पहले मैं जो कुछ कह रहा था वही सब कुछ निकला, यानी वो शख्स 100% मेरा दुश्मन था। लेकिन प्रोफेसर, अब मैं इतना अहमक भी नहीं था कि इस दोस्ती को ज़हन में रखकर उससे अपने बारे में सब कुछ बता देता। चुनाचे मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं एक आवारागर्द हूँ। आवारागर्द से तुम्हारी क्या मुराद है? एक स्याह हूँ जो ज़मीन के कोने कोने को छानता फिर रहा है, यहाँ वहाँ हर जगह, हर शहर में, हर बस्ती में। मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। बाज़-औक़ात इस बेमकसद जिंदगी में नए नए और खूबसूरत से फूल निकल आते हैं, ऐसे फूल जिनसे रूह को फर्रत होती है। अब जैसे तुम, ये कथी इत्तिफाक था कि मैं इस वक्त वहां से चला आ रहा था। अगर मैं ना आता और तुम जख्मों से दम तोड़ देते तो मुझे बेहद अफसोस होता, बशर्ते कि मुझे मालूम हो जाता, और अगर मेरी नादानी से किसी शख्स की जान जाती तो बेहद ये जालमाना बात होती। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे ही किसी काम आ गया, लेकिन तुमने ये अजीब बात बताई कि तुम सिर्फ एक आवारागर्द हो और तुम्हारा मकसद है इसके अलावा कुछ नहीं कि जमीन की सियाहत करो। हाँ, लेकिन इसमें एक अजीब बात क्या है? यूं ही कह रहा था, इस तरह तो हमारी दोस्ती को और जिला मिल सकती है। वो किस तरह? मैं तुमसे अपने साथ चलने और कुछ अरसा कयाम की दरख्वास्त भी कर सकता हूँ। ओह हाँ, ये आसानी है, लेकिन इस तरह मुझे ये एहसास होगा कि तुम मेरे इस छोटे से एहसान की कीमत अदा करना चाहते हो। जब तुमने एहसान का लफ्ज़ ही दरमियान से उड़ा दिया तो फिर कीमत कैसी? हाँ, मैं भूल गया था। अगर ये बात है तो फिर हम चलें। हमारा कयाम टरगश में होगा। तुम टरगश में रहते हो? हाँ, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं अबनूस के खुफिया महकमे का सरबराह हूँ और उसके आम तरीन काम करता हूँ। खुफिया महकमे से तुम्हारी मुराद क्या है? अबनूस के दुश्मनों पर निगाह रखने के लिए एक महकमा बनाया गया है। हम लोग बाज़-औक़ात इन दुश्मनों को गिरफ्तार करके अबनूस के सामने पेश करते हैं, और बाज़-औक़ात कुछ ऐसे दुश्मन भी होते हैं जिन्हें कोई बाकायदा सजा नहीं दी जाती, बल्कि खामोशी से ख़त्म कर दिया जाता है। खूब, और तुम उनके सरबराह हो? हाँ, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तब तो तुम बेहद खतरनाक आदमी करार पाए, लेकिन सिर्फ दुश्मनों के लिए, दोस्तों के लिए नहीं, उसने जवाब दिया, और मैं खामोश हो गया। फिर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, तो क्या मैं तैयारियां करूं? क्या तुम सफर के काबिल हो? तुम जैसा मजबूत इंसान साथ हो तो सफर मुश्किल नहीं होगा। अच्छा है, घर पहुंच जाऊं, आराम करूंगा, यूं भी एक तवील सफर किया है। मैं हर तरह हाजिर हूं। सफर घोड़े पर करोगे? हाँ, अगर मैं चाहूं तो टरगश से मेरे लिए रथ आ सकता, लेकिन मैं इतना बुज़दिल भी नहीं हूं, उसने कहा, और मैंने गर्दन हिला दी।
कुछ अरसे के बाद हम दोनों घोड़ों पर सवार होकर चल पड़े। मैं भी उसकी माइयत से खुश था। अरगमास के जख्म काफी हद तक ठीक हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो इन जख्मों पर पट्टियां कसे हुए था और खासा चाको चुबंद नजर आता था। घोड़े की लगामों को हाथ में पकड़कर वो खासा तेज घोड़ा भगा सकता था। मैंने उस शख्स में बेपनाह सलाहियतें पाई थी, इस वजह से वो मुझे बहुत पसंद आया था। लेकिन इसके बावजूद इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था कि वो उस शख्स का खरकारा है जिसके खिलाफ मैं एक अजीम उशान बगावत के मंसूबे बना रहा हूं। अलबत्ता वो किसी मुहिम पर निकला था और उसके बाजुओं की ये कैफियत क्यों कर हुई थी, ये सारी बातें भी सीगा राज थी। दौरान सफर जब हमने एक जगह कयाम किया तो मैंने उससे ये सवाल कर ही डाला, तुम्हारे बाजुओं पर ये जख्म कैसे हैं अरगमास? यूं लगता जैसे किसी जानवर ने इन्हें चबा डाला हो। हाँ, बड़ी खौफनाक दास्तान है रायनो। तो क्या तुम ये दास्तान अपने दोस्त को सुनाना पसंद नहीं करोगे? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। यूं समझो कि न जाने जिंदगी ने मुझे ये मौका क्यों अता किया। तुमने डैगरो तो देखे होंगे? नहीं। ओह खैर, इनके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। डैगरो इंसानी बदन को चीर फाड़ कर रखते थे। अगर इनमें से एक आध जानवर कहीं नजर आ जाए तो इंसान को देखकर निगाहें बचा जाता है, लेकिन अगर उनका कोई गौल तनहा इंसान पर आ पड़े तो यूं समझो कि इनके बाद जिंदगी की गुंजाइश नहीं होती। वो तो मेरे घोड़े ने मेरी जान बचा दी थी। ओहो, ये डैगरो कौन सा जानवर होता है? मैंने पूछा। तुम डैगरो से वाकिफ नहीं हो, अजीब सी बात है, लेकिन हो सकता है तुम्हें कभी वास्ता न पड़ा हो। हाँ, यही बात है दोस्त, मैंने कभी डैगरो को नहीं देखा। खैर, बड़ा मूजी जानवर है। हुआ यह था कि मैं एक बार डैगरुओं के गोल में जा फंसा। तन्हा था इसलिए वो मुझ पर दौड़ पड़े। उन्होंने मेरे घोड़े की टांग जख्मी कर दी और घोड़ा बिदका तो मैं घोड़े से नीचे गिर पड़ा। और इत्तेफाक की बात यह कि घोड़े ने सामने की तरफ दौड़ लगा दी थी, और अच्छा ही हुआ अगर वो ना दौड़ता तो तमाम डैगरो मुझ पर पिल पड़ते। लेकिन वो सब ये समझे कि मैं घोड़े पर सवार हूं, इसलिए वो घोड़े के पीछे भागे। 2 डैगरो रह गए थे, उन्होंने मुझ पर हमला किया और मेरे बाजुओं को चबा डाला। बहरसूरत काफी देर के बाद मैं इन्हें हलाक करने में कामयाब हो गया, लेकिन जो जख्म उन्होंने लगाए थे वो रंग लाए। मैंने बमुश्किल तमाम घोड़े को पाया, लेकिन फिर ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सका और बेहोश हो गया। ओह, लेकिन तुम इन जंगलात में क्यों भटक रहे थे? एबनूस ने खिदमत मेरे सुपुर्द की है। चंद खतरनाक लोगों ने तहतुस सरा की सरजमीन पर वो कुछ शुरू किया है जो यहाँ की तारीख में कहीं नहीं मिलता। यानी? मैंने ताज्जुब का इजहार किया। लूट मार, कत्लो गारत करी। इन्होंने वहशत और दरिंदगी की वो आला मिसाल पेश की है कि एबनूस जैसा वहशी सिफ्त भी घबरा गया है। कौन लोग हैं वो? एबनूस के दुश्मन। यूं तो एबनूस के बेशुमार दुश्मन है, लेकिन वो ये लोग हैं जो उसके कैदी थे और इसके लिए दिल में बेपनाह नफरत रखते हैं। कैदी थे तो क्या वो फरार हो गए? हाँ, वो मुहाफिजों को हलाक करके निकल भागे। कितनी तादाद है उनकी? हजारों। और वो यकजा हो गए हैं, वरना इतने मजबूत ना होते। लेकिन वो कहाँ पोशीदा हैं, यही तो पता नहीं चल सका। और हमारे महकमे को इसी काम पर मामूर किया गया है, लेकिन अब तक पता नहीं चल सका कि इतनी बड़ी तादाद कहाँ रोपोश है। ताज्जुब की बात है। क्या तुम इस सिलसिले में कोई पता चला सकते हो? नहीं, बहरहाल दिलचस्प काम है। मेरे शौक के मुताबिक तुम ठीक होकर जब दोबारा अपनी मुहिम पर निकलो तो मुझे जरूर साथ रखना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शौक से? वैसे क्या तुम्हें फनून सिपाहीगिरी से दिलचस्पी है? बहुत ज्यादा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एबनूस की सिपाह में कोई मकाम दिलवा सकता हूँ। क्या एबनूस तक तुम्हारी इस हद तक पहुंच है? हाँ, क्यों नहीं, मैं किसी जरूरत से उस तक जा सकता हूँ। खूब, इसका मतलब है कि तुम आला मनसब पर फायज हो। मैं मुलाजमत का शौकीन नहीं हूँ, काफी मजबूत आदमी हूँ और जब चाहता हूँ मेहनत करके अपने लिए अशियाए जिंदगी मुहैया कर सकता हूँ। लेकिन मुझे सहरत अंगेज शहंशाह को देखने का बहुत शौक है। ओह हाँ, दूर दराज के लोगों ने इस हुक्मरान बनमानुस को कभी नहीं देखा। अरगमाज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अरगमाज? तुम इसका नाम अदब से नहीं ले रहे? इस वक्त यहाँ कौन है? लेकिन मैंने सुना है उसका जादू हर जगह मौजूद होता है और उसकी कुफ्तें उसके खिलाफ होने वाली बुराइयों की निगरान होती हैं। तुम सिर्फ सुनी सुनाई बातों को दोहरा रहे हो, हालांकि हकीकत इतनी नहीं है। क्या मतलब? एबनूस की हुकूमत उस वक्त तक चल रही है जब तक सीफून का बाप एपिटस जिंदा है। एपिटस खत्म हो जाए तो फिर तमाशा देखने के काबिल है। क्यों? मैंने तहायुर का इजहार किया। एबनूस की हरकत के पीछे एपिटस की जुबान होती है। ये शख्स हुकूमत छोड़ने के बाद भी इसे नहीं छोड़ सका और अब इस जानवर की आड़ में खुद हुकूमत कर रहा है। ओह अरगमाज, तुम ये बातें इतने सुकून से कह रहे हो? क्यों, इसमें क्या हर्ज है? अगर इन लोगों को पता चल जाए, तुम मेरे दोस्त हो, क्या मेरे इन ख्यालात का तज़किरा तुम किसी से करोगे? रह एबनूस के जादू की बात, तो अगर उसका जादू सच्चा होता तो अपने दुश्मनों का खोज नहीं लगा सकता था। मैंने गहरी सांस ली। बात तो दुरुस्त है और हम खामोश हो गए। अब उसे भी इत्तिफाकी कहा जाए तो मुनासिब होगा कि मेरे हाथ एक ऐसा शख्स लग गया था जो मेरी बेशतर मुश्किलात का हल था। एबनूस के बारे में ये सुनकर मुझे सख्त ताज्जुब हुआ था, लेकिन मुझे इस बात को छुपाना पड़ा। मेरे घर के लोग तुम्हारी बहुत इज्जत करेंगे,
खासतौर से मेरी माँ को जब मालूम होगा कि तुमने किस तरह मेरी मदद की है तो वो तुम्हें मुझसे कम न चाहेगी। तुम्हारे दूसरे रुफाका भी होंगे। हाँ, घर में माँ है, एक बहन है और बाप, बाकी दूसरे अजीज बहुत से हैं। शायद हम टरगश से पहुंच रहे हैं, उसने कहा, और मैं भी दूर से खूबसूरत शहर के आसार देखने लगा। एबनूस का शहर टरगश।